दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर 29 लेकर के उपस्थित है। आज की हमारी 29 नंबर सीरीज ये मैथ की MCQ टाइप की 10 नंबर क्वेश्चन की है। तो दोस्तों बात करेंगे इन 10 क्वेश्चन की। तो ये JMRC एग्ज़ाम बेस्ड है और साथ में पटवारी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये JMRC और पटवारी सभी एग्ज़ाम रीट, SSC, पुलिस और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में, लास्ट तक लाइक शेयर करते रहें। और अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। इससे पहले हम बात करेंगे JMRC जो पोस्ट है। पोस्ट सबसे पहले स्टेशन मास्टर और ट्रेन ऑपरेटर जिसमें मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे। जूनियर इंजीनियर JEE जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल इसमें मैथ के 10 क्वेश्चन होते हैं। कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट CRA जिसमें मैथ के 20 क्वेश्चन होते हैं CRA के। और आगे मेंटेनर जो ट्रेड वाइज है इसमें जो 10 क्वेश्चन होंगे। तो हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिए, इन सभी पोस्ट के आधारित हैं। तो चलिए बात कर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसी बैग में केवल 1 रुपये तथा 50 पैसे के कुल 210 सिक्के हैं और उनका अनुपात क्रमशः 9 तथा 12 है। तो 50 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है। आपके पास दो प्रकार के सिक्के हैं, एक तो 1 रुपये का सिक्का और एक 50 पैसे के सिक्के हैं। और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये 210 सिक्के बन जाते हैं। इनका अनुपात 9 और 12 के अनुपात में है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 50 पैसे के सिक्के 210 में कितने हैं। तो आइए चलिए बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास है यहाँ पे जो 1 रुपया और अनुपात में है यहाँ पे 50 पैसे ये, और इनका अनुपात 1 रुपये का अनुपात है 9 और सिक्के के 50 पैसे के हैं 12 रुपये। तो अब हमारे पास इस अनुपात को कट करेंगे तो ये 3 और ये अनुपात बनता है 4, 3 और अनुपात 4। और अब हम अनुपातों का योग करें तो ये योग अनुपात का योग बनता है 4 और 3 7, 4 + 3 बराबर में 7। और अब हमें ज्ञात करना है कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि 50 पैसे का अनुपात, यानी 50 पैसे का अनुपात कितना है, और बटे में लिखेंगे कुल अनुपात, कुल अनुपात या कह सकते हैं अनुपातों का योग, और गुणा में लिखेंगे कुल हमारे पास जो सिक्के हैं या कुल सिक्कों की संख्या है। तो अब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे 50 पैसे के जो सिक्के उसका अनुपात हमारे पास 4 है और बटे में कुल अनुपातों का योग 7 है और गुणा में हमारे पास कुल सिक्कों की संख्या 210 है। अब हमने इस 7 को 210 को काटते हैं तो ये 30 पे कटते हैं और 30 को जब 4 से गुणा करते हैं तो ये 120 होते हैं। तो यहाँ पे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 120 है। और अब हम देख लेते हैं, इसी प्रकार से आप आगे ज्ञात कर सकते हैं कि जो आपके पास 1 रुपये के सिक्के का अनुपात है 3 और बटे में कुल अनुपातों का योग है 7 और टोटल जो सिक्के है वो 210 है। इसको काटा तो ये 30 पे कटते हैं और 30 को 3 से करते हैं तो ये 90। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 रुपये का सिक्का है तो उनकी संख्या कितनी है, तब तो आप बताओगे 90। और जो 50 पैसे हैं उसका अनुपात, जो 50 पैसे आपसे पूछे जाए तो वो कितने हैं, वो 120 है। और आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि 90 और 120 और इनको अगर जोड़ा जाए तो ये 210 बनते हैं। तो कुल सिक्के भी 210 है। और अनुपात अगर आपसे कि दोनों का अंतर कितना है तो आप अंतर भी कर सकते हैं इन दोनों को करके, तो इनको गुणनफल भी कर सकते हैं जैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर था वो आंसर 120 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 120 है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। चलते बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड।
क्वेश्चन सेकंड में सुनील कुछ दूरी को प्रतिदिन 10 घंटे विश्राम करके 36 दिन में पूरी करता है। पहले वो दुगनी दूरी को दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके वह कितने दिन में उस दूरी को पूरा करेगा। कि सुनील है वो कुछ दूरी तय करता है लेकिन वो 10 घंटे विश्राम करता है और 36 दिन में पूरी कर लेता है। लेकिन अब आगे की पहले से दुगनी दूरी तय करता है, दुगनी चाल से चलता है और दुगना ही विश्राम करता है, तो उस दूरी को कितने दिन में तय करेगा। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हमारे पास है चाल की पहली जो चाल बराबर 1 और उसके बाद में जो 1 गुनी है और आगे हमारे पास जो कार्य है ये कार्य बराबर में वो करता है 24 घंटे, क्योंकि एक दिन में 24 और 10 घंटे वो आराम करता है, यानी 10 घंटे आराम कर लेता है, तो वो एक दिन में 14 घंटे कार्य करता है, 14 घंटा कार्य करता है। और ये जो है 36 दिन में पूरी करता है, 36 दिन में कर लेता है। और अब हमारे पास जो ये दूरी होती है ये दूरी बराबर में 1 गुनी है, ये दूरी हमारे पास 1 गुनी है। अब आगे जो हमारे पास है इसमें हमें क्या करना है कि इन सभी को जो बदलना है कि आगे जो दूसरा है अब आगे उसके पास जो चाल होती है वो 2 गुनी हो जाती है, चाल 2 गुनी हो जाती है और वो कार्य करता है दिन में 24 घंटे, लेकिन अब वो विश्राम पहले 10 घंटे करता था लेकिन अब 20 घंटे करेगा, क्योंकि विश्राम भी दुगुना करता है तो 20 घंटे हो जाएगा और 24 में से 20 तो वो 4 घंटे कार्य करता है। और ये जो 4 घंटे कार्य करता है ये अब की बार वो यहाँ पे जो दिनों की संख्या होती है पहले 36 दिन में करता था लेकिन अब वो करता है x दिन में, और यहाँ पे उसकी जो अब की बार दूरी होती है वो दुगनी हो जाती है। कि पहली बार उसकी चाल 1 गुनी होती है लेकिन दूसरी बार उसकी चाल 2 गुनी। कार्य वो 24 घंटे होते हैं दिन में, लेकिन पहले घंटे वो 10 घंटे आराम करता है तो अब की बार वो 20 घंटे आराम करता है, तो अब वो दिन में केवल 4 ही घंटे कार्य कर पाता है, जबकि पहले वो 14 घंटे कार्य करता था। और अब वो x दिन में काम करता है लेकिन यहाँ पे उसकी दूरी है वो दुगनी हो गई है। तो अब हम चलते हैं, बात करते हैं आगे। तो आगे यहाँ पे 1 का गुणा कार्य और वो करता है 14 घंटे कार्य और ये पूरे 36 दिन तक कार्य करता है, तो 1 काम पूरा होता है। फिर आगे उसकी जो कार्य दुगना हो जाता है और जो प्रतिदिन कार्य करता है वो 4 घंटे करता है और ये कार्य करता है वो x दिन तक, और यहाँ पे उसका कार्य भी दुगना हो जाता है। तो इन सबको यहाँ पे करने से इस 2 से इस 2 को कट कर दिया और 14 और 36 को गुणा किया तो ये हमारे पास आ गया 504। 504 इधर बराबर में हमारे पास है 4x, और अब हमने इससे 504 और इस x को बाहर निकाल दिया तो ये 4 इसके बटे में चले गए, 504 बटे 4, और ये हमारे पास बनते हैं 126 दिन। कि वह इस प्रकार से 126 दिन में कार्य कर सकता है। कि जो पहले की दुगना विश्राम करेगा, दुगना ही कार्य करेगा और दुगना ही कार्य उसके पास हो जाएगा। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 12 रुपये प्रति किलोग्राम और 10 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की चाय है। एक तो 12 रुपये किलो की है, एक 10 रुपये किलो की है। 2 प्रकार की चाय है और उसको किस अनुपात में मिश्रण करें, यानी मिलाया जाए, उनका किस अनुपात में मिलाया जाए कि 13 रुपये प्रति किलोग्राम से उस चाय को बेचने के बाद में बेचने वाले को 30% का लाभ हो जाए। तो चलिए देखते हैं हम इसको किस प्रकार से, कि हमारे पास 2 चाय है और दोनों चाय को हम किस प्रकार से। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें देखना है कि मिश्रण का विक्रय भाव,
यानी उसको किस भाव से बेचना है, और गुणा में हमें करना है 100, और फिर बटे में यहाँ पे 100 प्लस करना है लाभ, कि मिश्रण का विक्रय भाव क्या है, तो विक्रय भाव हमारे पास 13 है, और गुणा करना है 100 से, 100 प्लस लाभ नीचे जोड़ना है। तो अब हमें क्या करना है, मिश्रण को 13 रुपये किलो के भाव से बेचना है, तो 13 और गुणा में हो जाएगा 100, और इसके बटे में 100 प्लस लाभ यानी 30% लाभ कमाना है, तो 100 प्लस 30 बराबर में 130, और इन सभी को कट करने पे 1 0 से 1 0, 13 एकम 13 बराबर में यहाँ पे हमारे पास आ गया 10 रुपये केजी, तो 10 रुपये किलोग्राम आ गया। अब आगे हमें क्या करना है, उस वस्तु को जो कि यहाँ पे ये हमारे पास पहली वस्तु होगी, पहली, और बटे में ये होगी हमारे पास दूसरी वस्तु। अब पहली वस्तु हमारे पास 12 माइनस 10, और दूसरी वस्तु 10 माइनस 13, और इसको जब हम करेंगे तो ये हमारे पास ये 2/3 हो गया, क्योंकि दोनों को माइनस करेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस से हमें कुछ नहीं लेना है, वैसे देखें तो ये 3 माइनस के आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये जो संख्या है ये 2/3 आ गया, और इसको जब हम अनुपात में लिखेंगे तो 2:3 में उस मिश्रण को किया जाए, कि 12 रुपये वाली है वो 2, और 10 रुपये वाली है वो 3 अनुपात में मिलाई जाए, तो हमारे मिश्रण को 13 रुपये में बेचने पर लाभ प्राप्त हो सकता है। और यहाँ पे आपके पास आंसर भी दिया गया है कि 2:3 में उस मिश्रण को मिलाने पर 12 और 10 वाली 13 बेच करके 130% लाभ कमा सकते हैं। चलते हैं, बात करते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। यदि पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। आपको क्या करना है कि 5 वर्ष पहले जो पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, और जब भी आपसे जिसकी आयु बताई जाए तो उसके विपरीत वाली, यहाँ पे पुत्र की आयु 4 गुनी थी, तो इसमें आपको क्या करना है कि आयु को मानना है। कि अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे माना 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, माना 5 वर्ष पहले पिता की आयु बराबर में 4x वर्ष थी, यानी 4x वर्ष थी, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर में x वर्ष थी, क्योंकि पुत्र की आयु x वर्ष थी और पिता की आयु 4x वर्ष थी। अब हमें करना है कि वर्तमान आयु जो कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम वर्तमान आयु जो कि पुत्र की है, वर्तमान आयु वो हमारे पास हो जाएगी x प्लस में 5, क्योंकि 5 पहले थी, और x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। और पिता की आयु यहाँ पे आगे पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 4x, और प्लस में 5 हो जाएगी, 4x प्लस 5 हो जाएगी। और अब हमारे पास ये जो समीकरण है ये 4x प्लस 5 और प्लस में x प्लस 5 और बराबर वर्तमान आयु का जो योग है वो 45 है, कि इन सभी को जोड़ने पर ये 5 प्राप्त होता है। तो ये हमारे पास 4x है और ये x है, तो ये हमारे पास हो गया 5x, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे। और ये हमारे पास प्लस में हो गए 10 और बराबर में हमारे पास है 45। इस 5x को इधर लिया और ये जो 10x है वो आगे जाकर के माइनस के हो जाएंगे, 45 माइनस में 10। और अब हमारे पास ये 5x बराबर में 45 माइनस 10, क्योंकि ये प्लस के आगे जाके माइनस के हो जाएंगे। और अब हमारे पास 5x बराबर में बचे हैं 35, और इस x को बाहर निकाला तो ये 35/5 हो गए, और इसको काटा तो ये 7 है। अब हमारे पास x का मान आ गया 7, x बराबर में 7। तो पुत्र की आयु
तो पुत्र की आयु थी वो x प्लस में 5 थी और x का मान 7 है। 7 प्लस 5 बराबर में 12 वर्ष। इस प्रकार से हमारे पास जो पुत्र की आयु है वो 12 प्राप्त हुई है। अगर आपसे पिता की आयु पूछी जाए तो वो भी आप बता सकते हो कि पिता की आयु किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि पिता की आयु थी 4x प्लस में 5। तो यहाँ पे 4 और x का मान है हमारे पास 7। 4 गुणा 7 प्लस में 5 और इसको जोड़े तो ये 33 होता है। 7 चौके 28, 28 और 5 33। अब आपको ये कहा गया था कि पिता और पुत्र की दोनों की आयु का योग 45 है। तो पिता की आयु है 33 वर्ष और पुत्र की आयु है 12 वर्ष और ये सभी मिलकर के 45, यानी इनका जोड़ कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए। पिता की आयु 33 वर्ष है और पुत्र की आयु 12 वर्ष है और इनको जोड़ा जाए तो 45 वर्ष बनता है कि वर्तमान में उन दोनों की। चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5 है। क्वेश्चन 5 में 300 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3, 4 तथा 5 से पूरी विभाजित हो जाती है? तो आपको ये बताना है कि 3, 4 और 5 से विभाजित होने वाली 300 और 600 के बीच में कितनी संख्या है। तो आइए देखते हैं, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कि सबसे पहले जो संख्या है 3, 4 और 5 और इनका जब लैस करेंगे तो ये लैस हो जाएगा हमारा 60 कि इन तीनों का लैस 60 है। और अब हम इसको करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास ये संख्या हो जाएगी 301 और इसके बटे में लग जाएगी 60 और इधर हमारे पास ये संख्या हो जाएगी 599 और इसके बटे में हो जाएगी 60। जब इस 60 को 301 में भाग करते हैं तो ये हमारे पास भाग जाता है 5 बार और 1 बचता है शेष। हमें शेष का कुछ नहीं लेना है कि पूरा भाग कितनी बार जाता है, तो पूरा भाग देना है, वो 5 बार जाता है। और इस 60 का 599 में भाग देते हैं तो यहाँ पे पूरा भाग जाता है 9 पे। तो अब हमें क्या करना है कि इस 9 माइनस 5 बराबर में 4। तो 300 और 600 के बीच में 4 ऐसी संख्या है जो 3, 4 और 5 से पूरी विभाजित होती है। यहाँ पे आंसर, और यहाँ पे आंसर 6 नहीं है, 4 है। इसका आंसर 4 आता है कि दोनों जो 300 और 600 के बीच में 3, 4 और 5 से पूरी विभाजित होने वाली जो कुल संख्या वो 4 है। चलते हैं, बात कर लेते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में कि 2000 में सबसे छोटी संख्या को घटाया जाए तो परिणाम एक पूर्ण वर्ग होगा। कि आपको क्या करना है कि 2000 में से ऐसी छोटी संख्या घटानी है जो पूर्ण वर्ग बन जाए, कि 2000 संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए और ये हमें घटाना है 64। तो देखिए हम 64 को किस प्रकार से घटाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो इस 2000 का जो वर्ग करके देखेंगे तो ये 2 और ये 2 जोड़े होंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और इस 4, अब इस 4 को 4 से गुणा करते हैं तो 16 आते हैं। यहाँ पे हमारा जो भाग वो 4 बार चला गया और 16 में से यहाँ पे हमारे पास बच गए हैं 4, कि जो इसको किया तो ये 4 हो गए और ऊपर से हमने 2 जोड़े और ले लिए। इन 4 को 4 से जोड़ा तो ये 8 हो गया। ऊपर तो हमने गुणा करके लिखा है लेकिन नीचे हमने जोड़ करके लिखना है। तो 4 और 4 8 हो गए। अब हम 8 को ऐसी संख्या से गुणा करें और 8 के आगे ऐसी संख्या लिखे, तो यहाँ हमने 8 के आगे 4 लिख दिया और 4 से ही गुणा कर दिया और इसको गुणा किया तो ये हमारे पास 336 आ गया और यहाँ हमने 4 लिख दिया। तो अब ये जो 36 के बाद में यहाँ पे 400 और 400 में से 336 घटा दिया तो ये 64 बच गया हमारे पास। और अगर हम 2000 में से 64 को घटा दिए तो ये 44 का वर्ग बन जाता है। कि 64 जो 2000 में से 64 को घटाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 44 का वर्ग और 44 का जो वर्ग संख्या होगी तो
हमारे पास सबसे छोटी संख्या घटाने के लिए कौन सी है, तो देखिए सबसे छोटी संख्या घटाने के लिए है 64, और 2000 में से 64 घटाते ही 2000 वो 44 का जो वर्ग बन जाएगा। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में किसी संख्या के 20% का 4% बेहतर हो तो उस संख्या का तिहाई क्या होगा। उस संख्या का तिहाई क्या होगा, तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले तो कि माना वह संख्या x है, माना वह संख्या बराबर में x, माना हुआ x है, और अब हमें क्या करना है, x इंटू 20/100 यानी उस संख्या का 20% और उसी का 4%, तो 4/100 और बराबर में हो गया 72। तो यहाँ पे हम अगर करें तो इस संख्या को, तो आगे हमारे पास ये हमारे पास हो गया 80x और बटे में हमारे पास ये हो गया जो आगे 10,000 और बराबर में हमारे पास हो गया 72। इस 72 के बटे में 1 किया और वज्र गुणा कर दिया, और वज्र गुणा करने से ये हमारे पास हो गया 80x और बराबर में 72, और 72 को हमने 10,000 से गुणा किया तो ये आगे हमारे पास हो गए। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, इस x को बाहर निकाला तो ये हमारे पास 72 और 72 के आगे ये 4 जीरो, तो और ये जो 80 है इसके भाग में आगे इस 1 जीरो से 1 जीरो को कट कर दिया और इस 8 को कट किया तो 9 8 72 और 9 के आगे ये 3 जीरो लग गया, तो ये आ गया हमारे पास 9000। ये हमारे पास आ गया 9000, लेकिन उस संख्या का तिहाई पूछा है तो हम इसको 3 से भाग कर देंगे, तो 3 तिये 9, तो ये हमारे पास आ गया 3000। 3000 आ गया, जो यहाँ पे हमारा आंसर है कि उस संख्या का 20% और 20% का फिर 4% और वो है हमारे पास 72, तो उस संख्या का तिहाई क्या है, तिहाई है 3000। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में मोहन की मासिक आय 9000 रुपये है और उसकी आय का 30% खर्च कर देता है, कि मोहन 9000 रुपये एक महीने में कमाता है लेकिन 30% खर्च कर देता है, तो बताओ उसके पास मासिक बचत क्या होगी, कि वो एक महीने में कितना कुछ बचाता होगा, कि मोहन एक महीने में कितना बचा लेता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे माना कुल धन बराबर में 100 रुपये, माना कुल धन 100 रुपये है और वो खर्च करता है, खर्च बराबर में 30% खर्च कर देता है, तो उसके पास में शेष जो बचता है, शेष बचत होती है 100 माइनस में 30 और बराबर में 70, यानी वो 30 खर्च करने के बाद में 70% बचत करता है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे उसके पास शेष जो बचत है, शेष बचत हो जाएगी 70 और बटे में 100 और कुल कमाता है वो 9000 रुपये। तो इन 2 जीरो से 2 जीरो को कट कर दिया और आगे हमारे पास 9 साते हो गया 63, 63 के आगे 2 जीरो, तो 6300 रुपये वो बचा लेता है, उसमें से 9000 जो कमाता है और 30% वो खर्च कर देता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है तो 6300 रुपये। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में एक व्यापारी किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचता है तो उसे 20% हानि होती है, तो बताओ 810 रुपये में बेचने पर उसे कितनी प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में पूछे गए कि कोई दुकानदार 720 रुपये में चीज़ को बेचने पर वो 20% हानि है, अगर वो 810 रुपये में बेचे तो उसे लाभ या हानि क्या होगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसमें सबसे पहले तो आपको बताए कि विक्रय मूल्य बराबर में 720 रुपये, यानी 720 रुपये है, और अब यहाँ पे माना क्रय मूल्य बराबर में 100 रुपये, क्रय मूल्य बराबर में 100 रुपये, और जो दूसरा
दूसरा जो विक्रय मूल्य है वो है 810 रुपये, 810 रुपये है। और आपको ये कहा जा रहा है कि हानि, जो कि हानि बराबर में, तो यहाँ पे हानि होती है 80, हानि 80 होती है। तो अब हमें क्या करना है, दूसरे विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि ज्ञात करना है। कि हमें क्या करना है कि दूसरे मूल्य पर हानि या लाभ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि अगर वो 810 रुपये में बेचता है और पहले वो बेचता था 720 रुपये में, और 20% उसे हानि होती है, तो 80 रुपये हानि होती है। और 80 हानि होती है तो इस 10 से 10 को कट कर देंगे, इसको काटेंगे तो 9 8 72 है, और इसको काटेंगे तो 9 में 81, ये 90 आ गया। यहाँ पे अब की बार उसे 90 रुपया हानि हो रही है। अब उसे जब 90 रुपये हानि हो रही है तो यहाँ पे पहले उसे हानि जो कि टोटल यानी उसे 100% सा, और 100 में से 90 हानि हो रही है, तो यहाँ पे 10%, 90 रुपये हानि हो रही है, तो यहाँ पे उसे 10% की हानि होती है। तो यहाँ पे हानि बराबर में 10% की होती है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में राम गोपाल 2500 रुपये अंकित मूल्य वाला एक मोबाइल 2000 रुपये में बेचता है। तो बताओ मोबाइल पर कितनी छूट दी गई है, या प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। कि मोबाइल पर अंकित मूल्य है वो 2500 रुपये है, और छूट दी गई है, वो बेचा गया है, वो 2000 रुपये में बेचा गया है, 2000 में बेचा है, लेकिन छूट कितनी है आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम ज्ञात करेंगे छूट कितनी है। छूट 2500 रुपये का रेडियो और 2000 में बेचा गया, तो छूट बराबर में है 500 रुपये, 500 रुपये छूट है। और अब हमें क्या करना है, छूट प्रतिशत ज्ञात करनी है। छूट प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो ये 500, और अंकित मूल्य पर हमेशा छूट होती है। अंकित मूल्य 2500 रुपये है, इस 20 से 20 को कट कर दिया, ये गुणा में 100 है, और 5 को इससे कट किए तो ये 5 हो गया, 5 5 25, और इस 5 को काटे तो ये हमारे पास हो गया 20%। तो उस रेडियो पर जो 20% की छूट दी गई है, राम गोपाल ने जो 2500 अंकित मूल्य वाला 2000 में रेडियो बेचा है, और उसमें जो छूट दी गई है वो 20% की छूट दी गई है। तो दोस्तों इसी के साथ में धन्यवाद, लाइक शेयर करते रहें, नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।